हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है एलपीटी टेस्ट के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स सेंड करना है। ठीक है, आरबीआई ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना है। तो किस तरीके से सेंड करना है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट किसको सेंड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे कौन सा भरना है कौन सा नहीं भरना है, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो सेशन में बताने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एलपीटी इन हिंदी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मतलब जो भी अपने चैनल पर तैयारी कर रहे थे उन सभी ने कमेंट किया है कि सर एलपीटी की तैयारी वापस स्टार्ट करवाइए। ऑलरेडी मैंने 10-11 जो वीडियो सेशन है वो करवाए हैं एलपीटी टेस्ट को लेकर, लेकिन फिर भी कमेंट आ रहे हैं कि सर एलपीटी की अब हमें अच्छी वाली तैयारी करवाइए कि हमें एलपीटी में बाहर नहीं किया जा सके। ठीक है, तो सॉलिड आपको प्रिपरेशन करनी है एलपीटी टेस्ट की। एलपीटी टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना है, पहले मैं इस पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, फिर आपको बताऊँगा कि कैसे आपको फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। चलिए 1 सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लूँगा आप लोगों का मैं। देखिए, ये मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी चैनल पर। इसमें मैंने क्या बताया था, सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, एलपीटी शॉर्ट लिस्टेड टेलीग्राम ज्वाइन करें। ठीक है, जो शॉर्ट लिस्टेड हुए ना वही ज्वाइन करें जिनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा डेफिनेटली। देखिए, जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं ना उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा भला होना जरूरी है। आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आपको एलपीटी टेस्ट देना है तो देना है, आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे। अगर आप यहाँ आने के बाद में अपने आप को पीछे रखते हो तो फिर आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपके पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, आपके माँ बाप के जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। अगर आप एक बार इस पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाओगे तो आप ऑफिसर लेवल पर डेफिनेटली पहुंच जाओगे। मैं श्योर हूँ, 100% आपका कॉन्फिडेंस है वो अप होगा। तो ये जो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है ये ओनली उन बच्चों के लिए बनाया है जिनका सिलेक्शन हुआ है एलपीटी टेस्ट के लिए। ठीक है, अब इस चैनल से पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें कि कल मैंने जब ये रिजल्ट आउट होने की खबर बताई थी तो उसमें मैंने आपको बोला था कि सावधान हो जाओ। किस बात के लिए सावधान बोला था ये भी मैंने आपको बताया था, फिर से मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में। इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ज़रूरी है। आरबीआई के डॉक्यूमेंट्स में अगर आपने एक भी मिस्टेक कर दी तो आपका जो कैंडिडेटचर है वो कैंसिल हो जाएगा, आपका जो अभ्यर्थना है ना वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने जितनी मेहनत की है वो पूरी पानी पानी हो जाएगी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है। अभी फिर से आपको बता दूं, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन कहाँ से करोगे, लिंक मैं आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से आपको ज्वाइन करना है। ये पेड टेलीग्राम चैनल है, फ्री नहीं है, इस बात को मैं पहले ही बता दूं। फ्री में मैंने आपको बहुत कुछ करवा दिया है, अब आपका सिलेक्शन होने वाला है तो आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना। तो ये जो चैनल है ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारा एलपीटी में सिलेक्शन हो, एलपीटी में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बेसिकली हिंदी के लिए बात कर रहा हूं मैं, बाकी लोग ध्यान से सुनना, हिंदी की तैयारी करवाऊंगा ओनली। फिर देखिए, हिंदी की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो अदर लैंग्वेज की भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एलपीटी में सवाल तो वैसे ही पूछे जाएंगे, बस लैंग्वेज का ही डिफरेंस होने वाला है, पैटर्न तो आपका सेम रहेगा। तो अगर आप हिंदी में समझ सकते हैं तभी आप इस चैनल को ज्वाइन करें। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको पेड भी करना है, बता दूं मैं आपको, फ्री नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। मैंने आपके लिए बहुत सारी मेहनत की है, आगे भी मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, तो इसका आपको चार्ज करना पड़ेगा। और ये जो चार्ज है ये 199 है। ठीक है, 199 में आजकल रिचार्ज भी नहीं होता है। 199 में मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा, तो इसमें वीडियो सेशन तो आएंगे, साथ में लिखित मटेरियल, स्टडी मटेरियल है वो भी मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। और अलग अलग जो ऑफिसेज है उनका जो अलग अलग तरीका है एलपीटी लेने का उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो फालतू लोग कोई भी इस चैनल को ज्वाइन नहीं करेगा, पहले बता देता हूं। जो 199 पे करेगा वही इस चैनल को ज्वाइन करेगा। ठीक है, और लिंक मैं पर्सनली उसको सेंड करूंगा और पर्सनली मैं डिस्कस करूंगा सबसे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एलपीटी हम दमदार तरीके से क्रैक करने वाले हैं। चलिए, अब जो बच्चे कह रहे थे कि सर एक बार फॉर्म फिलअप करके आप बता दीजिए ताकि हमें कोई परेशानी नहीं हो किसी भी प्रकार की। आगे बताऊंगा कैसे आपको सेंड करना है, कौन सी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका है
अटेस्टेशन फॉर्म यानी साक्ष्यांकन फॉर्म, भारतीय रिजर्व बैंक का ये फॉर्म है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ फोटो चिपकाना है, कलर्ड फोटो चिपकाना है, ठीक है, पासपोर्ट साइज का, और इस पे सिग्नेचर करना है, ठीक है। सिग्नेचर का ध्यान रखना, आधा ऊपर होना चाहिए और आधा आपका नीचे होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखना। ये जो सिग्नेचर मैं कर रहा हूँ इस तरह से आधा ऊपर और आधा नीचे आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। और सिग्नेचर आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसे पेन से सिग्नेचर मत करना जो कि मिट जाए, मिटना नहीं चाहिए। और इसकी आपको टोटल कितनी कॉपी बनानी है, 6 कॉपी बनानी है, और 6 कॉपी आपको सेंड करनी है, ठीक है। अपने पास में 2 कॉपी आपको रखनी है, 2 कॉपी खुद के पास में भी सेव होना चाहिए। तो इसके 8 आपको कुल प्रिंट आउट निकालने हैं, 2 अपने पास में रखो और 6 कॉपी आपको सेंड करना है, ठीक है। इसके आप फोटो कॉपी निकलवा सकते हो, एक बार आपको डिटेल फिल करनी है, लेकिन कलर्ड फोटो आपको चिपकाना पड़ेगा। तो आप लिखित में ही फॉर्म जो है वो भरोगे, ओरिजिनल भरोगे, ठीक है। ये भी उसमें लिखा हुआ है रूल्स में, ठीक है। सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट, आपकी जो भी ऑफिस है, सॉरी नेम ऑफ द ऑफिस, जो भी आपकी ऑफिस है उस ऑफिस का नाम लिखना है, जैसे जयपुर, अहमदाबाद, ठीक है, मुंबई, जो भी आपकी ऑफिस है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। एड्रेस ऑफ द ऑफिस, ऑफिस का एड्रेस लिखना है। एड्रेस कहाँ मिलेगा, तो एड्रेस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो सेशन में आपको बताया था कि जो आपका रिजल्ट आउट हुआ ना उसके नीचे हर ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, तो आप अपनी ऑफिस का एड्रेस चेक करके और फिर ही इसके अंदर आपको लिखना है। फिर आपका जो मोबाइल नंबर जो हमेशा चालू रहता है वो मोबाइल नंबर आपको देना है। नेम ऑफ पोस्ट तो यहाँ हो जाएगा ऑफिस अटेंडेंट, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप भर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आप हिंदी में भी भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और ये फॉर्म भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चेतावनी लिखी हुई है, चेतावनी में सबसे बड़ी चेतावनी ये है कि कोई भी गलत जानकारी आपको शेयर नहीं करनी है। जो भी जानकारी दो वो एकदम वास्तविक होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, अदरवाइज आगे जाकर आप फंस जाओगे, तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना। इसके बाद में आगे क्या लिखा है, यहाँ पर पूरा नाम उपनाम सही यदि कोई हो, यदि किसी भी चरण पर आपने अपने नाम अथवा उपनाम में कुछ जोड़ा है, घटाया है तो बताएं इसके अंदर, ठीक है। अगर आपने जोड़ तोड़ की है तो बताएं, अदरवाइज आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिखना, आराम से पूरा नाम लिखना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। अगर आपने नाम चेंज करवाया है तो आपको बताना है अलग से, ठीक है। वर्तमान में आपका जो पता है उसके बारे में आपको डिटेल से बताना है, जो भी आप एड्रेस लिखते हो ना वो बताना है, पिन बताना है, ठीक है, और घर का आपको पूरा पता यहाँ पर लिखना है, ये आप सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, यदि मूल रूप से आप पाकिस्तान के निवासी हैं तो आपको यहाँ यस करना, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो करना है, ठीक है। इसको खाली छोड़ देना, कोई पाकिस्तान का नहीं है अभी यहाँ पर। इसके बाद में है आपको उन स्थानों का ब्यौरा आवास की अवधि सहित आपको बताना पड़ेगा, अगर आप पाकिस्तान से हैं तभी आपको ये चीज़ें करनी है। और जो आपका मूल आवास है वहाँ पर आप कितने साल से रह रहे हैं, जन्म से रह रहे हैं। ऑलमोस्ट जो बच्चे होते हैं ना वो सारे अपने मूल स्थान पर जन्म से ही रहते हैं, तो आप यहाँ पर कर देना जन्म से, ठीक है। महा वगैरह कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, जन्म से आप लिख देना तो आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब उन सभी स्थानों का ब्यौरा देना है। आप पिछले 5 वर्षों के दौरान एक बार में 1 वर्ष में अधिक अवधि के लिए रहे हैं। अगर आप 1 साल से ज़्यादा किसी दूसरी जगह पर रहे हैं तो आपको डिटेल देनी है, अदरवाइज नहीं देनी, ठीक है। इसमें भी पाकिस्तान सहित है। विदेश में रहने के मामले में जहां आप 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रहे हो तो उन स्थानों का ब्यौरा देना है। अब ये शर्त अच्छे से समझ लो आप लोग, जो लोग 21 वर्ष से अधिक है और 1 साल से ज़्यादा किसी दूसरी जगह रहे हैं तब आपको यहाँ पर बताना है कि मैं किस जगह पर रहा हूँ, कितने समय के लिए रहा हूँ। अगर आप अपने घर पे ही रहे हैं और आप 21 वर्ष के बाद या 21 वर्ष से कम है तो आपके लिए ये लागू नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको नाम बताना है, पिता का नाम, ठीक है। सबसे पहले पिता का नाम बताना है, उपनाम यदि कोई है तो उपनाम यानी पूरा नाम आपको बताना है, फिर माता का नाम, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीयता बतानी है, जन्म स्थान बताना है, व्यवसाय क्या है वो बताना है, वर्तमान डाक का पता बताना है और घर का स्थायी पता आपको बताना है। ये आप शॉर्ट में बता देना, ज़्यादा डिटेल में मत जाना, लेकिन जो भी लिखो वो एकदम सही सही लिखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते, क्योंकि यहाँ कॉलम छोटे हैं ना तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। सबसे बड़ी परेशानी है कॉलम बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो आपको सही डिटेल और कम डिटेल ही बतानी है, ज़्यादा नहीं बतानी। जैसे मान लो व्यवसाय कोई किसान है तो यहाँ पर आप किसान लिख देना या फार्मर लिख देना। डाक का पता है तो इसके अंदर आप जहाँ भी रहते हैं, कस्बा, टाउन, गाँव, जो भी है उसका नाम और पिन कोड नंबर लिख देना, ठीक है। और घर का स्थायी पता यहाँ पर लिख देना। वैसे आपने ऊपर लिखा भी है तो यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर पति पत्नी है तो उसके बारे में भी बताना है। राष्ट्रीयता आपको बतानी है, इंडियन हो आप लोग, भारतीय हो। जन्म की तारीख आपको बतानी है। वर्तमान में आपकी आयु क्या है, मैट्रिकुलेशन के समय आपकी आयु क्या थी। ये क्यों पूछे जा रहे हैं, ये इसलिए पूछे जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उनको आई थिंक फंसाने का काम ये फॉर्म करेगा, ठीक है। जहाँ तक मेरा सवाल है, बाकी आप लोगों की मर्जी है जो आप करो।
मेरा काम है आपको समझाने का, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर बताना है जन्म स्थान, जिला, राज्य जिसमें आप रहते हैं, जिला राज्य जिसमें आप संबंधित है, ठीक है, जिला तथा राज्य जिसमें आपके पिता मूल रूप से संबंधित है। ये सेम डिटेल होती है ऑलमोस्ट लोगों की, कुछ लोगों की चेंज होती है, जो मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट हो जाते हैं ना, तो उनके लिए ये ज़रूरी है। बाकी जो लोग जन्म से अपने घर पे रह रहे हैं, एक ही राज्य में या एक ही ज़िले में या एक ही तहसील में रह रहे हैं, तो उनको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना, सेम डिटेल ही फिलअप करना है। धर्म आपको बताना है, जो भी आपका धर्म है वो धर्म बताना है। इसके बाद में क्या आप अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं, ओबीसी SC ST से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, SC ST OBC को यहाँ पर क्या करना है, यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यदि अपीव है तो क्या क्रीमी लेयर से संबंधित है, अगर OBC में आप क्रीमी लेयर से आते हैं तो आपको यस करना, अदरवाइज आपको नो करना है, ठीक है। चलिए, 15 वर्ष की आयु से शिक्षा के का स्थान स्कूल कॉलेज में वर्ष दिखाते हुए शैक्षणिक अर्हता, 15 वर्ष की आयु से, ठीक है। 15 वर्ष की आयु आपकी होती है ना, उसके बाद में आपको डिटेल बतानी है, ठीक है। 15 वर्ष के बाद में आपकी 10वीं कब हुई, 12वीं कब हुई, फाइनल कब हुई कि नहीं हुई, ये सब चीज़ें आपको डिटेल से बतानी है, आपने क्या किया। तो यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन वाले ग्रेजुएशन लिख देंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन लिख देंगे तो वैसे भी कैंडिडेचर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बताना जरूरी है क्योंकि 15 साल के बाद आपका पूरा बायोडाटा मांगा गया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए ऊपर लिखा है कि कोई भी आप माल प्रैक्टिस ना करें। इसके बाद यदि किसी समय आप नियोजित थे तो ब्यौरा दे, अगर नियोजित है, धारित डेजिग्नेशन आपकी कोई है, पोस्ट है, पहले से कोई आप ऑफिस में काम करते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। यदि किसी समय आप नियोजित हो तभी, एम्प्लॉयड हो तभी, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना। यदि पिछला नियोजन भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन है तो आपको यहाँ पर बताना है कि कब आपका था। बाकी मेरे को लगता है कि सभी बेरोजगार है तो ये फॉर्म उनको यहाँ से, मतलब ये जो फॉर्मेट है यहाँ वाला, इसको भरने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अगर आप अपराधी है तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। यह साक्ष्यांकन फार्म भरते समय क्या आपके विरुद्ध कोई मामला न्यायालय में, विश्वविद्यालय में अथवा किसी अन्य शिक्षा प्राधिकरण संस्थान में लंबित है। अगर आपके खिलाफ कोई मामला हुआ है और वो लंबित है, अभी चल रहा है, पेंडिंग है, तो आपको बताना, अदरवाइज नो करना है। आई होप ऐसा कोई अपना स्टूडेंट या व्यूअर नहीं होगा। चलिए, इसके बाद क्या करना है, टिप्पणी। कृपया साक्ष्यांकन फार्म के शीर्ष पर दी गई चेतावनी भी आप जरूर पढ़ लें, ठीक है। संदर्भ, नाम, पते। यहाँ पर क्या है, देखिए, यदि क अथवा ख का उत्तर हाँ है तो यह फार्म भरने के समय मामले, गिरफ्तारी, नज़रबंदी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। बाकी इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है संदर्भ, नाम तथा पते के साथ में आपको ये भरना है। आपके मोहल्ले इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के यहाँ पर आपको क्या लेने हैं, सिग्नेचर लेने, ईमेल ID, पिन कोड आपको बताना है। संदर्भ रिश्तेदारों से इतर होने चाहिए, आपको 3 से अधिक वर्ष से जो लोग जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ क्या है, सही है। फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, प्लेस और डेट आपको बताना है, ठीक है, सही से पढ़ना अच्छे से। जब भी आप फॉर्म फिल करो अच्छे से पढ़ना और चीज़ों को समझना, नहीं समझ आए तो वापस आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद में है पहचान प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आपका जो पहचान प्रमाण पत्र है उसके बारे में डिटेल से आपको बताया है। ये फॉर्म आपको फिलअप करना है ताकि इससे आपकी पहचान हो जाए, यानी आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए, ठीक है। इसमें देखिए, मैं पढ़ के बता देता हूँ। प्रमाणित किया जाता है कि श्री, जो भी आपका नाम है, पुत्री, पुत्र, जो भी हो, आप पिछले वर्षों से माह से जानता हूँ, मतलब आप आइडेंटिफाई करवाओगे 2 लोगों से, जो लोग आपको पिछले 3 सालों से कम जानते हो, उनके बारे में आपको यहाँ बताना है। डेजिग्नेशन बतानी है और रबड़ स्टाम्प की जो सील है वो भी यहाँ पर लगानी है, ठीक है, यानी स्टाम्प इसको आपको करवाना पड़ेगा। ये जो है आपका जो गवर्नमेंट ऑफिसर कोई भी हो उससे करवाना होगा, ठीक है। इसके बाद है कार्यालय द्वारा भरा जाए, ये खाली छोड़ देना आप लोग। फिर वापस है जीवन वृत्त फॉर्म, ठीक है, यानी इसमें बायोडाटा आपको पूरा भरना है। बायोडाटा की 2 कॉपी तो आपको भेजनी है और 2 कॉपी आपको अपने पास में रखनी है, ठीक है, इन फ्यूचर वो काम आएगी। यहाँ पर फिर से आपको फ़ोटो लगानी है और आधा ऊपर आधा नीचे आपको सिग्नेचर करना है। इसके बाद में आवेदन का पद आपको बताना है, RBI ऑफिस अटेंडेंट, आपको रोल नंबर यहाँ पर डालना है। आवेदन किया गया कार्यालय, कार्यालय कौन सा है, जैसे जयपुर है तो जयपुर बताना है, फिर यहाँ पर उसका एड्रेस आपको देना है। भाषा बतानी है कि आपने कौन सी भाषा में LPT का चुनाव किया है, इंग्लिश में किया तो इंग्लिश, हिंदी किया तो हिंदी, मराठी किया तो मराठी, गुजराती किया है तो गुजराती, यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आपने भाषा ली है या जो भी आपकी ऑफिस की भाषा है उसके अकॉर्डिंग। फिर पूरा नाम यहाँ पर लिखना है जैसा मेट्रिकुलेशन के अंदर हो, यानी 10वीं की जो मार्कशीट में आपका नाम है वैसा ही नाम यहाँ पर डालना है। फिर से वर्तमान डाक पता डालना है, नज़दीकी रेलवे स्टेशन बताना है कौन सा है,
और पति पिता का नाम या उनका व्यवसाय आपको साथ में यहाँ पर बताना है। ठीक है, फिर वर्ग बताना है कि कौन सी कैटेगरी से हैं आप। जिस भी कैटेगरी से हैं वहाँ पर आपको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, तो जो भी कैटेगरी हो उसके ऊपर आप टिक कर देना। इसके बाद में यहाँ पर फिर नीचे आना है और नीचे आने के बाद में रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट नंबर है, यहाँ पर लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना आपके फॉर्म जब आप अप्लाई किया था वो नंबर यहाँ पर आपको डालना है। इस बात का ध्यान रखना, भूल मत जाना इस चीज़ को। फिर इसके बाद में अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, कौन सी आप जिस भी कैटेगरी, जैसे अजा है तो आपको यहाँ अजा लिखना है, अज्जा है तो यहाँ पर अज्जा, फिर अपीयू जो भी है आपकी कास्ट उसको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, फिर यहाँ बताना है कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, माइनॉरिटी से हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। ठीक है, समुदाय का नाम आपको इंगित करना है यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर यस नो जो आपका धर्म है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जो भी आपका धर्म है, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, सिख जो भी है वो आपको बताना है, जो माइनर कम्युनिटी है उनके लिए। फिर राष्ट्रीयता फिर से बतानी है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करना, अदरवाइज आपको नो करना है। ठीक है, माइग्रेंट है या नहीं है इसके बारे में यस नो करना। आगे देखिए यस नो दे रखा है, जैसे भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो यहाँ पर नो पे टिक करना है। प्रवासी है या नहीं है तो नहीं पे टिक करना है। स्टाफ में है यानी आप पहले से आरबीआई में है या नहीं है इसके बारे में भी आपको यहाँ पर टिक करना है यस नो में, तो ज़्यादातर नो ही होगा। इसके बाद में ईस्वी सन में जन्म तिथि यानी आपका जन्म कब हुआ था, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर नीचे अकादमी तकनीकी व्यावसायिक अर्हता, अगर आपने कोई एकेडमिक, टेक्निकल, प्रोफेशनल, मैकेनिकल कोई भी डिप्लोमा डिग्री आपने कर रखा है तो आपको इसके बारे में यहाँ पर डिटेल देनी है। 6 कॉलम दे रखे हैं, जरूरी नहीं है सारे भरे जाए, हो सकता है किसी के 2 भरे जाएंगे, किसी का 1 भरा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही करना, क्योंकि यहाँ पर 10th लेवल की क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। ग्रेड के मामले में उचित प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र से समर्थित समकक्ष अंक जो है वो बताने हैं। प्राप्त आपके पास पुरस्कार है तो उनके बारे में बताना है, खेलों के बारे में आपको बताना है। कोई स्पोर्ट पर्सन है तो ये उसके लिए है, बाकी लोगों को यहाँ क्या करना है, खाली छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में अंग्रेजी के अलावा भाषा का ज्ञान अगर आपको है तो वो भाषा आपको बतानी है। जैसे हिंदी का ज्ञान है तो हिंदी भाषा, मराठी है तो मराठी, मारवाड़ी है तो मारवाड़ी, राजस्थानी है तो जो भी भाषा है उसको बताना है। इसके बाद में वर्तमान तथा पिछले नियोजन का ब्यौरा। ठीक है, अगर आपने पहले कहीं आप पोस्टेड हैं तो उसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आई थिंक कोई नहीं होगा ऐसा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पद का नाम वगैरह सब डालना है तो आप ध्यान से पढ़ना और उसके बाद में ही फॉर्म फिलअप करना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ फिर भी क्या होता है कि मिस्टेक हो ही जाती है, तो आप एक बार तसल्ली से पढ़ना। ठीक है, जल्दबाजी मत करना। 1-2 घंटे आपको लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा देना, लेकिन फॉर्म अच्छे से फिलअप करना है। इसके बाद में आगे डिटेल दे अतिरिक्त ब्यौरा जो उम्मीदवार देना चाहे, अगर कोई आपको एक्स्ट्रा जानकारी देनी है तो यहाँ आप दे सकते हैं। ठीक है, संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियां आपको बताने कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आपने दिए हैं। जैसे आपका हो गया 10th का मार्कशीट, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको यहाँ पर बताना है कि भाई मैंने ये सर्टिफिकेट भेजे हैं या इसमें संलग्न किए, क्योंकि इसके साथ में आपको बाकी जो आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है वो भी लगानी है। इसके बाद वापस यहाँ साइन करना है, प्लेस और डेट आपको भर देना है। इसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे जो है वो है ओबीसी के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्म है ये ओनली ओबीसी वाले बच्चों को ही भरना है, बाकी को ये नहीं भरना है। ध्यान रखना मेरी बात को, ना तो आपको प्रिंट आउट लेना है ना ही ये फॉर्म भरना है, ये खाली ओबीसी वालों के लिए है। तो ओबीसी का ये फॉर्मेट है और इसको आपको अच्छे से फिलअप करना है और फिर यहाँ पर नीचे मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर भी करवाने हैं। ठीक है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उससे सिग्नेचर करवाना है। इसके बाद में देखिए आगे आपका आ जाता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन आपको खुद को करना है कि हाँ मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। फिर वापस आपको क्या करना है, खुद का सिग्नेचर करना है, नेम और एड्रेस आपको डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर आ जाता है इनकम असिस्टेड सर्टिफिकेट, जो कि किसके लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है, खाली ईडब्ल्यूएस वालों को ही ये फॉर्म भरना है, बाकी लोगों को ये फॉर्म नहीं भरना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, खाली ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। और ईडब्ल्यूएस वालों को पता है कि जो डिटेल से आपको पहले भी बता दिया है कि जो आपका इकोनॉमिक या इनकम जो ईयर है उसके अकॉर्डिंग आपको ये भरना है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वालों को इसके बारे में जानकारी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी सिग्नेचर करना है, सील लगवानी है, ये सब चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा ना उससे। इसके बाद में देखिए नीचे आते हैं तो यहाँ पर फॉर्म आता है जो रिटायर्ड पर्सनल है, यानी जो पहले से एक्स सर्विसमैन है ना, खाली उनको भरना है। ये फॉर्म जो है ना ये खाली उन्हीं को भरना है जो लोग पहले से सर्विस में
थे या फिर पहले से सर्विस में है उन लोगों को, बाकी लोगों को ये फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, इसमें देखिए जो लोग एक्स सर्विस मैन है उनको रैंक वगैरह, नाम वगैरह सब डिटेल यहाँ पर बतानी है। तो जो पहले से सर्विस में है उनको ज़्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। इसके बाद में सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग पर्सनल एप्लीकेबल फॉर सर्विंग पर्सनल वो आर ड्यू टू बी रिलीज्ड विद इन 1 ईयर। अगर आप कोई ऐच्छिक सेवा दे रहे हो तो उसके बारे में आपको बताना है। अगर आप ऐच्छिक सेवा कहीं पर नहीं दी है, जैसे मान लीजिए आर्मी होगी, नेवी होगी, एयरफोर्स होगी, अगर आपने इनमें सेवा दी है तो आपको बताना है ये फॉर्म, अदरवाइज आपको ये फॉर्म भी नहीं फिल करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सी भी उन्हीं के लिए है, ठीक है, डी भी उन्हीं के लिए है जो एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, ये पूरा जो नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ए बी सी डी, ये 4 जो फॉर्म है ना, ये उनके लिए है जो लोग पहले से सर्विस में है। तो जो लोग सर्विस में नहीं है उनको ये ना तो डाउनलोड करना है ना ही सबमिट करना है। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आ गई है। चलो इसके बाद में इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो लोग जैसे जैसे आप फॉर्म भरोगे, जैसे मान लीजिए आप बेरोजगार है, 10th स्टैंडर्ड से हैं या 12th स्टैंडर्ड से हैं या एक्स सर्विसमैन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो डॉक्यूमेंट है वो इसके साथ में अटैच करना है। ठीक है, संलग्न करना है, इसके साथ में जोड़ना है। उसके बाद में आपको सही से लिफाफे में डालना है और लिफाफे के ऊपर आपको आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट लिखना है और आपकी जो ऑफिस है उसका नाम और उसका एड्रेस लिखना है। फिर उसको स्पीड पोस्ट करना है, ध्यान रखना स्पीड पोस्ट करना है ताकि वो आसानी से वहाँ पहुँच जाए। कोई भी जाकर फॉर्म नहीं जमा करवाएगा, इस बात का ध्यान रखना, स्पीड पोस्ट ही करना है। आप चाहे उसी सिटी में हो, आपको स्पीड पोस्ट करना है। मैनुअली ये फॉर्म है ये आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार आप अगर जाकर ऑफिस में जमा करवाओगे तो शायद वो लोग नहीं लेंगे, तो आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट या कुरियर करना है। ठीक है, चलो अब बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, जो आपका एलपीटी होने वाला है उसके बारे में। तो एलपीटी के लिए दोस्तों अभी तो मेरे दिमाग में बस इतना ही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें। हम एक दूसरे से डिस्कस करते रहेंगे, हर ऑफिस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उसका एलपीटी का पैटर्न क्या रहेगा, और जितनी जानकारी हो पाएगी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो सेशन भी आपको दूंगा और जो रिटर्न मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल, वो भी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, तो लिंक कहाँ पर मिलेगा सर? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। ठीक है, 199 आपका डिडक्शन होगा, 199 रुपये आपका पेमेंट लगने वाला है और मैं आपको उस पेड टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा जहां पर हम ओनली आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एलपीटी की बात करेंगे, उसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं वही लोग ये पेमेंट करें, जिन लोगों को भरोसा नहीं है खुद पर और हमारे ऊपर, वो लोग चैनल को ज्वाइन ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो ड्रेस कोड वगैरह के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं ना, उसके बारे में बता दूंगा। जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट कर दिया करो, मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी वीडियो सेशन लेकर आऊं। अगर बड़ा सवाल है तब, अगर आपका छोटा सवाल है तो मैं रिप्लाई भी कर देता हूं।